लेक्चर 27 आओ मौत मारो मुझे। प्रतीक राधिका की बात सुनकर कहता है, तुम्हें नहीं पता। राधिका कहती है, वो कभी मेरा पास्ट हुआ करता था। अब आते हैं वर्तमान के ऊपर। मुझे बस तुमसे एक ही चीज चाहिए। तुम विश्वास सुराना को जब मारोगे तो मुझे उसे देखना है लाइव। उसकी तड़प और उसे जिंदा रहने के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ मैं। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? राधिका कहती है, मैं उसके बाद तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। प्रतीक कहता है, मुझे क्यों तुम्हारे मदद की जरूरत पड़ेगी? राधिका कहती है, तुम्हारे इस इंसाफ के खेल में एक चीज है जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है और वह है सीसीटीवी कैमरा। मैं उसे हमेशा हैक कर लूंगी जब तुम कहीं काम करने जाओगे। तुम्हें नहीं लगता है कि यह एक अच्छी डील है? प्रतीक ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। राधिका की बात बिल्कुल सही थी। प्रतीक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अगर कुछ था तो वह था सीसीटीवी कैमरा। अगर राधिका इतनी कैपेबल थी तो उससे हाथ मिलाने में प्रतीक को कोई भी दिक्कत नहीं था। प्रतीक कहता है, ठीक है लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ। इससे पहले कि प्रतीक अपनी बात पूरी भी कर पाता, राधिका कीबोर्ड पर थोड़ा टाइप करती हैं और सामने की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये देखो और फिर डिसाइड करो। प्रतीक जब उस लाइव फुटेज को देखता है तो शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। प्रतीक कहता है, सिद्धार्थ और उसके दोनों साथी एक जगह हैं। कहाँ हैं ये लोग? राधिका कहती है, पहले तुम कहो कि यहीं रहोगे। प्रतीक कई बार लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है मैं यहीं रहूंगा। राधिका किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, ये हुई न बात। अब आते हैं इन तीनों के ऊपर। राधिका कहती है, ये लोग यहीं पास के एक फार्म हाउस में है पूरी सेफ्टी के साथ, लेकिन गुंडों की। परसों है इलेक्शन। अगर तुम इन्हें खत्म करना चाहते हो तो ये दिन परफेक्ट होगा क्योंकि पुलिस इलेक्शन में बिजी होगी और तुम इन्हें निपटा सकते हो। राधिका के एक्साइटमेंट को देखकर प्रतीक कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है। पहले वहाँ के सिचुएशन को जानना पड़ेगा, आसपास के इलाकों को जानना पड़ेगा और फिर प्रॉपर परफेक्ट मौका ढूंढना होगा, तब जाकर कुछ हो सकता है। राधिका कहती है, हाँ तो तुम जाओ न, देखो तुम्हारा फोन का लोकेशन अभी ट्रेन में है। तुम यहाँ हो, कोई यह ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। सीसीटीवी में तो तुम मेरे रहते आओगे ही नहीं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। प्रतीक कहता है, वहाँ के लोग देखेंगे। उसका क्या? प्रतीक कहता है, यह मुंबई है, यहाँ कोई भी किसी का चेहरा याद नहीं रखता है। तुम्हारे ऊपर तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। प्रतीक को उसके बातों में दम लगता है और वह कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी से भरोसा नहीं है। राधिका हंसते हुए कहती है, सही है। अगर पूरा भरोसा हो जाता तो मैं तुम्हें बेवकूफ समझती। प्रतीक कुछ भी नहीं कहता है और वहां से वापस कॉलेज आता है और अपने सामान को लेता है और वहां से वापस राधिका के उस घर में आ जाता है। प्रतीक को वहां रहने में ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। 2 दिनों तक प्रतीक वहां रहता है और सब कुछ देखता है। राधिका की आया वह नन वहां ज्यादा नहीं रहती थी और बाद में पूछने पर पता चला कि वह चर्च में ज्यादातर रहती थी। उसके नौकर बस आते थे और अपना काम करके जाते थे। उन्हें राधिका या फिर वह क्या कर रही हैं या फिर किसके साथ हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। सबसे अजीब था वहां का गार्ड। वो वहीं बाहर रहता था और बस गेट खोलता रहता था। प्रतीक को ये जगह कोई भूतिया हवेली लगने लगी थी। राधिका अपने ही उस छोटे से सीक्रेट रूम में रहती थी और जब भी बाहर आती थी प्रतीक के हिसाब से बकवास करके चली जाती थी। वह मेंशन इतना बड़ा था कि एक आध बार तो प्रतीक खो गया था और अकेले में उसे डर भी लगता था। प्रतीक राधिका को देखकर इतना समझ चुका था कि उससे उसे कोई खतरा नहीं है। प्रतीक के मुताबिक वह एक छोटी बच्ची की तरह थी जिसे कंप्यूटर से बहुत ज्यादा प्यार था। इन सब चीजों के अलावा प्रतीक ने उस जगह को भी छाना था जहां वह फार्म हाउस था। वो किसी सुनसान जगह पर नहीं था बल्कि एक भीड़ वाले जगह पर था। प्रतीक ने उस पूरे जगह को और उसके चारों तरफ के 1 किलोमीटर इलाकों को अच्छी तरह से छान लिया था। उस फार्म हाउस के 1 किलोमीटर के इलाके में हर एक चीज थी जो होनी चाहिए थी। पुलिस स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह।
2 और दिन तक प्रतीक वहां पर नजर रखता है और उसे पता चलता है कि हर एक दिन एक डिलीवरी वाला 3 बार आता था और काफी खाना देकर जाता था। उसे रिसीव करने के लिए एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निकलता था जिसके दाढ़ी मूंछ काफी बड़े बड़े थे और जितना अमाउंट में वह खाना अंदर ले जाता था उसके हिसाब से वहां लगभग 2 दर्जन के आसपास लोग रहते होंगे। पूरे सप्ताह तक हर तरफ से और हर एक एंगल से एनालाइज करने के बाद प्रतीक को एक ही रास्ता नजर आता है, डिलीवरी मैन। वहीं एक ऐसा रास्ता था जिसके साथ वह अंदर घुस सकता था। प्रतीक राधिका से मिलता है और उससे कंफर्म करता है कि तीनों अंदर हैं या फिर नहीं। जब प्रतीक कंफर्म हो जाता है कि तीनों सिद्धार्थ, प्रत्यूष और आयुष अंदर ही हैं, तब प्रतीक रात के वक्त अंदर घुसने का प्लान बनाता है। प्रतीक का प्लान सुनकर राधिका काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और प्रतीक को उसे समझाना पड़ता है। राधिका कहती है, 25 लोगों को तुम अकेले संभाल लोगे क्या? प्रतीक कहता है, आसानी से, जितना ट्रेन मैंने खुद को किया है। फादर कहते थे कि मैं 100 लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ बिना खुद को खरोंच आए हुए। राधिका ये सुनकर कहती है, कमाल की बात है, इसका मतलब कि मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना सकती हूँ। प्रतीक कहता है, वो तो भूल जाओ। राधिका कहती है, मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। प्रतीक कहता है, देखो आज इलेक्शन है, तुम्हें पक्का लगता है न कि आज का दिन सही होगा? राधिका कहती है, बिल्कुल सही है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं न, सब संभाल लूंगी। प्रतीक पूरी तैयारी के साथ निकल जाता है। हर जगह पुलिस ही पुलिस थी। प्रतीक कैसे कैसे करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना था। प्रतीक कहता है, वो डिलीवरी वाला अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं मैंने रात के बजाय ये दोपहर वाला वक्त क्यों चुना। अभी दिन दहाड़े खून करना पड़ेगा मुझे। प्रतीक को वह डिलीवरी वाला आता हुआ नजर आता है। प्रतीक जाते हुए उसके बाइक के सामने आ जाता है जिसकी वजह से वह डिलीवरी वाला गिर जाता है। प्रतीक ने अपने चेहरे को छिपा कर रखा था ताकि वो उसका चेहरा न देख ले। प्रतीक उठाने के क्रम में उसके गर्दन के आसपास के एक नस को दबाकर घुमा देता है जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। प्रतीक ने यह मूव खुद से बनाई थी जिस वजह से सामने वाला बेहोश होने लगता था और उसकी हालत नशे में धुत लोगों की तरह हो जाता था। प्रतीक उसे उठाकर दीवार के साइड में रखता है और उसे ऐसे बैठा देता है जैसे कोई शराबी लेटा हुआ हो। प्रतीक उसके खाने को उठाता है और आगे बढ़ने लगता है उस फार्म हाउस की तरफ जहां उस डिलीवरी मैन को खाने को डिलीवर करना था। प्रतीक जैसे ही दरवाजा बजाता है वैसे ही उसे वह लंबे मूंछ और दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देता है। वह प्रतीक को देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? पहले जो आता था वह कहाँ है? प्रतीक कहता है, बॉस की तबीयत खराब हो गई है इसलिए उन्होंने कहा है कि जाओ और इस फार्म हाउस में खाना डिलीवर कर दो वरना लोग बुरा मान जाएंगे, तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया हूँ। वह आदमी कहता है, ठीक है दे दो मुझे। प्रतीक कहता है, आप बुरा ना माने तो मैं इसे अंदर तक पहुँचा दूँ। ये बहुत ही ज्यादा भारी है, शायद आप अकेले न उठा सकें। प्रतीक की बात सुनकर वह आदमी कहता है, बकवास बंद करो, मैं उठा सकता हूँ। प्रतीक उसे आधा खाना देता है जिसे उठाने के बाद वह आदमी कहता है, हाँ ये तो सच में भारी है। प्रतीक कहता है, भारी क्यों नहीं होगा, खाना तो बाहर कुत्ते खा रहे हैं, इसमें तो सिर्फ ईंटें हैं। वह आदमी आधा और खाना प्रतीक के हाथों में देखते हुए कहता है, जल्दी से आओ अंदर। प्रतीक हंसते हुए कहता है, इसे कहते हैं आओ मौत मार दो मुझे। प्रतीक धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और इधर उधर देखने लगता है तो पाता है कि वहां बाहर कोई भी नहीं था। इसका साफ साफ मतलब था कि सारे लोग अंदर ही थे और तीनों को प्रोटेक्शन दे रहे थे। गेट के अंदर आते ही वह आदमी प्रतीक से कहता है, यहाँ रख दो और जाओ यहाँ से। प्रतीक रखने ही वाला था कि एक और आदमी वहां आता है और एक बॉक्स को खोलते हुए कहता है, लग रहा है कि खाना अच्छा। अचानक से वह रुक जाता है और कहता है, यह क्या, इसमें आखिर पत्थर के टुकड़े क्या कर रहे हैं और तुमने ग्लव्स क्यों पहना हुआ है? प्रतीक उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था, एक बॉक्स को खोलता है और उसमें से कुछ निकालकर अपने मुंह के पास हाथ ले जाता है और फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है,
पत्थर इसलिए है क्योंकि इससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का टाइम बचेगा तुम्हारे मरने के बाद। ये सुनकर वह आदमी इससे पहले कि हिल भी पाता ध्रुव दौड़ते हुए जाता है और उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए उसके गर्दन को पकड़कर घुमा देता है और वही उसकी जान चली जाती है। इसी बीच जो दूसरा था वह एक बटन दबा देता है जिससे पूरे फार्म हाउस में एक अलार्म बजने लगता है। प्रतीक उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। प्रतीक उसके सर को पकड़कर दीवार के ऊपर तेजी से मारने लगता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसका सर फट से खून नहीं निकलने लगता और हड्डियां टूटकर चपटा नहीं हो जाती। प्रतीक उसके बाद एक कमरे में घुस जाता है जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह एक बाथरूम में था। प्रतीक अपने आप को आईने में देख रहा था। उसके चेहरे पर जो उसने मास्क लगाया था वो खून से रंग गया था। साथ साथ प्रतीक ने को ड्रेस पहना था वह भी लाल होने लगा था। प्रतीक ने कभी भी खुद को ऐसा नहीं देखा था, खून से रंगा हुआ चेहरा। प्रतीक अपने आप को दिलासा देते हुए कहता है, अगर इंसाफ करना है तो चेहरा क्या पूरा का पूरा शरीर खून से रंगेगा। अगर इंसाफ दिलाना है तो इसके ऊपर ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। मुझे अभी भी यहाँ के ज्यादातर लोगों को मारना है। जो कोई भी इंसाफ के बीच में आएगा वह भी नहीं बचेगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, सब सही है। इंसाफ में दखल देने वाले लोग भी जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। प्रतीक अंदर यह सब सोच रहा था लेकिन बाहर वहां मौजूद ज्यादातर लोग आ गए थे और कुछ ऊपर रुक गए थे तीनों के सुरक्षा के लिए। जो नीचे आए थे वे लोग 2 लोगों की लाश देखकर शॉक हो गए थे। उनमें से एक किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों नेटवर्क नहीं आ रहा है। टू बी कंटिन्यूड।